हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट कर लिया था। तो पहले पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हेडिंग डाल लीजिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, आज इसके बारे में बात करें। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए बेटा, तो सबसे पहला इसमें हम पढ़ना में एडिशन कंपाउंड किसे बोलते हैं। देखिए बेटा, एडिशन कंपाउंड समझिए, यहीं पर बता देते हैं। चलिए, हम्म, देखिए हमारे पास क्या है बेटा, दो सॉल्ट है। सॉल्ट वन, हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया। ये दूसरा सॉल्ट है, हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, सॉल्ट टू। इनको क्रिस्टलाइज करा दिया। क्रिस्टलाइज करने का मतलब है एक तरीके से इनको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब हम इन दो सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेकर इन्हें क्रिस्टलाइज कराते हैं, तो हमें यहाँ पर जो कंपाउंड मिलता है, इसको बोलते हैं हम एडिशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको हम? एडिशन कंपाउंड। बोल, दूसरा एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो एक तरीके से। एडिशन रिएक्शन में भी क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। तो इसको सिंपल वे में आप समझ सकते हो, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलकर, सिंपली मेनली हम यहाँ पर दो सॉल्ट की बात करेंगे, तो जब दो सॉल्ट मिलकर एक तीसरा कंपाउंड, एक नया कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड। अब ये जो एडिशन कंपाउंड है बेटा, अब ये दो तरीके का हो सकता है। एक ये हो सकता है आपका डबल सोल्ट, क्या हो सकता है? डबल सोल्ट। और दूसरा क्या हो सकता है आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। पहले हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है बेटा कि जरूरी नहीं कि आप एक्वस सॉल्यूशन ही लो, ठीक है ना। कई बार हम एक सोल्ट को किसी दूसरे सोलवेंट में डिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरे सोल्ट को किसी दूसरे सोलवेंट में डिजोल्व कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें CuSO4 प्लस 4NH3, ये किसी दूसरे सोलवेंट में डिजोल्वेबल है, ये किसी दूसरे सोलवेंट में घुला हुआ है, ठीक है। तो इसने भी मिलकर क्या बना दिया? एक कंपाउंड बना दिया, ठीक है ना। क्रिस्टलाइजेशन की पहचान क्या होती है, आप जनरली देख सकते हो, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो एडिशन कंपाउंड क्लियर हुए। एडिशन रिएक्शन पता है ना आपको? एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। तो एडिशन कंपाउंड क्या हो गई, जब दो सोल्ट को आप एक्वस दो सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है ना, उनका क्रिस्टलाइजेशन कराते हो, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। अब वो जो एडिशन कंपाउंड है वो डबल सोल्ट भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन, और दूसरा का नाम क्या है, दूसरा क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है, ठीक है ना। दो तरीके का होता है, एक डबल सोल्ट भी हो सकता है या फिर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। हमें डिटेल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम उससे पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल लेकर कि डबल सोल्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, क्या क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। अब ये कोई जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही आप सोल्ट का एक सोल्यूशन लो। सोल्ट को आप किसी दूसरे सोल्वेंट में भी डिजोल्व कर सकते हो, तो उनसे भी क्या होता है, एक नया कंपाउंड बन जाता है। जब आप दो सोल्ट को डिफरेंट सोल्वेंट में डिजोल्व कराकर रिएक्शन कराते हो, क्रिस्टलाइजेशन कराते हो, तो उस केस में भी क्या होता है, हमें एडिशन कंपाउंड मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवाएंगे आपके, लिखोगे। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हेन aqueous solution of two salts when aqueous solution of two salts is subjected to crystallization
is subjected to crystallization new compound is formed अब ये जो नया कंपाउंड बनेगा ना बेटा, इसमें क्या होगा, सोल्ट वन के अंदर भी आयंस होंगे, सोल्ट टू के अंदर भी आयंस होंगे, तो वो सारे के सारे आयंस इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे। न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड विच कंटेन्स ions of which contains ions of both salts is known as इस काम करते हैं इसको, देन न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, एक देन ऐड कर लेते हैं इसमें, then when aqueous solution of two salts is subjected to crystallization, then new compound is formed which contains ions of both salts is known as addition compound, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, पहले सिंपल में लिखता हूँ, ये सोल्ट वन था। अब ये एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, विदाउट एग्जाम्पल तो बेटा चीज़ें अच्छे से क्लियर भी नहीं होती है ना। देखिए सोल्ट वन सोल्ट टू दोनों का हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, क्रिस्टलाइजेशन कराया, क्रिस्टलाइजेशन का सिंपल भाषा मतलब समझ सकते हो, अगर सिंपल भाषा में समझना हो तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना एक तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर बन गया आपका एडिशन कंपाउंड, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, हमने लिया KCl का एक्वस सॉल्यूशन, मैग्नीशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, दोनों सोल्ट है बेटा, ये दोनों ही सोल्ट है, तो इसका हमने कराया क्रिस्टलाइजेशन, तो हमें मिला KCl MgCl2 डॉट 6H2। अब बोलोगे सर ये H2O कहाँ गया, मूर्खो ये एक्वस लिखा हुआ है, ठीक है ना, कभी परेशान हो जाओ, ठीक है, क्लियर है, नोट कर चुके होगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते, अब इतना ही टाइम मिलता है, नोट कर लीजिए अपने जल्दी से, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ नया पढ़ोगे, लिखोगे। समटाइम्स एडिशन कंपाउंड can also formed by the crystallization of two salts, which are dissolved in different solvents, तो जैसे मैंने लिया बेटा CuSO4, मैंने यहाँ पर कोई सोलवेंट मेंशन नहीं किया, तो समझ जाना वाटर के अलावा कोई और सोलवेंट लिया है, ठीक है। 4NH3, तो दो सोल्ट ने मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाया आपका,
CuSO4.4NH3। ठीक है, तो पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एडिशन कंपाउंड होता क्या है। एडिशन कंपाउंड क्या होगा बेटा, दो साल्ट का कॉम्बिनेशन होगा या दो साल्ट के क्रिस्टलाइजेशन से जो बनता है, सिंपल भाषा में दो साल्ट के क्रिस्टलाइजेशन से जो नया कंपाउंड बनता है वो हो गया आपका एडिशन कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए लिखोगे इट इज ऑफ, अच्छा मैंने एक पॉइंट देखी, देखिए इसके अंदर बेटा के पॉजिटिव आयन थे, सीएल नेगेटिव आयन थे, Mg2 पॉजिटिव आयंस थे, सीएल नेगेटिव आयंस थे। तो ये जो एडिशन कंपाउंड बना है, क्या इसके अंदर वही आयंस हैं या नहीं, है ना, इसीलिए मैंने आपको लिखा है विच कंटेन्स आयंस ऑफ बोथ सोल्ट। तो जो आयंस यहाँ पर प्रेजेंट थे वो आयंस वहां भी प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए, इट इज ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन डबल सोल्ट, और सेकंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसी को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सोल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो मैं आपको पेपर में इनका डिफरेंस भी लिखना आ सकता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो चार डिफरेंस हम देख लेंगे। तो पहले हम डबल सोल्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ेंगे। ठीक है ना, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, फर्स्ट हेडिंग डालिए डबल सोल्ट। या डिफरेंस ही देख ले, डिफरेंस के फॉर्म में ही, चलो डिफरेंस के फॉर्म में ही कर लेते हैं इसको। डबल सोल्ट कॉम्प्लेक्स सोल्ट। चलिए बेटा समझिए, पहले जैसे डबल सोल्ट का एग्जांपल लिया मैंने, KCl MgCl2.6H2। ठीक है ना, ये एक डबल सोल्ट है। ठीक है ना, और नीचे ले लिया मैंने एक कॉम्प्लेक्स सोल्ट का एग्जांपल, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सोल्ट। ठीक है, तो अब इनके डिफरेंस के बारे में बात करते, देखिए अगर आपने इसको, जैसे ही आपने इसको पानी में डालोगे, तो जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, पानी में डालते ये क्या होगा बेटा, आयंस में एसोसिएट हो जाएगा, के पॉजिटिव आयंस देगा, सीएल नेगेटिव आयंस देगा, Mg2 पॉजिटिव आयंस देगा। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। तो डबल सोल्ट को जैसे ही आप पानी में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे जो जो भी इसके आयन प्रेजेंट है, जो भी इसके अंदर आयंस प्रेजेंट है, उन सभी के अंदर ये डिसोशिएट हो जाएगा। लेकिन जब आप इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में डालोगे तो देखो ये वाला पार्ट अलग होगा, ये वाला पार्ट अलग होगा। तो इसके अंदर आपको जो आयंस मिलेंगे, के पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, और ये आयंस मिलेंगे, इसके अंदर आपको ये आयंस मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो कि जो हमारा डबल सोल्ट है बेटा, अगर आप इसको पानी में डालते हो तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। लेकिन ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, क्योंकि ये वाले आयंस तो इसके अंदर से अलग अलग नहीं हुए। ठीक है ना, ये तो ये वाला पार्ट तो डेसोशिएट नहीं हुआ, हाँ ये डेसोशिएट हुआ, लेकिन ये कंप्लीटली डेसोशिएट नहीं हुआ। तो पहला पॉइंट क्या होगा, डबल सोल्ट जो होता है ये एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डेसोशिएट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डबल सोल्ट जो होगा ये एग्जिस्ट, एज इट इज एग्जिस्ट किस फॉर्म में करेगा, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये क्या होगा, ये आयंस में डेसोशिएट हो जाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है ये सॉलिड फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है ना, इसका ये वाला पार्ट देखिए, ये आपका क्या कर रहा है, एक्वस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट होगा वो सॉलिड एज वेल एज एक्वस फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है ना, और जो आपका डबल सोल्ट होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, एक्वस फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो आयनाइज हो जाएगा। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। चलिए पहला पॉइंट लिखोगे, इट एग्जिस्ट इन, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, इट एग्जिस्ट इन, इसको एक बड़े साले अच्छे से उसमें करते हैं बेटा, थोड़ा सा,
देखो, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म ओनली एंड dissociate into ions and dissociate into ions in aqueous form। ठीक है, लिखोगे it exists in solid form as well as in aqueous form। ठीक है बेटा, ये था पहला डिफरेंस। टाइम दे रहे हैं आपको, प्रॉपर तरीके से नोट करते रहिए। अब दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर आपने इसको एक्वस फॉर्म में डाला है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसने अपनी आइडेंटिटी रिलीज कर दी। डबल सोल्डर ये ऐसे था, एक्वस फॉर्म में जाते ये इस फॉर्म में टूट गया। देखो एक बात बता रहा हूँ, चीज समझना, आयंस ने तो अपनी आइडेंटिटी है वो लूज नहीं की है। इसके अंदर भी के पॉजिटिव आयंस है, इसके अंदर भी के पॉजिटिव आयंस है। आयंस ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की है, इस कंपाउंड ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है एक्वस फॉर्म में जाने के बाद, क्योंकि अब ये इन आयंस में टूट गया है। वहीं अगर हम इसकी बात करें, ये पहले भी एज इट इज था, अब देखिए अभी भी एज इट इज है। तो ये क्या करता है, ये पूरे कंपाउंड की बात करें, ये कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है एक्वस फॉर्म में, जबकि ये क्या कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं एक्वस फॉर्म में। ठीक है ना, आयन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, ये इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं। आयन तो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन कर रहा है, यहाँ पर कुछ आयन मेंटेन कर रहे हैं, जैसे ये आयन अपनी मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। तो मतलब सिंपल सी बात ये है, अगर हम इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, हम आयनों की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना दोनों में विचलना नहीं है। ठीक है, कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है क्योंकि आयंस में टूट जाता है। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला पार्ट आयंस में नहीं टूटा, ठीक है ना, ये एज इट इज है, तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है एक्वस फॉर्म में। ठीक है ना, यहाँ पर इसके जो आयंस है, इसके अंदर के जो आयंस है, जो आयंस यहाँ पर है वही आयंस यहाँ पर है। आयन अपनी आइडेंटिटी क्या रखते हैं, यहाँ पर मेंटेन करते हैं। यहाँ पर कुछ आयन, जैसे ये वाला आयन तो मेंटेन करता है, ठीक है ना, बाकी रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो उस आयन वाइन वाले पार्ट पर जाने की जरूरत नहीं। अब सिंपल याद रखिए, सिंपल सी भाषा में, कि जो ये डबल सोल्ट होता है, ये क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी रिलीज कर देता है या लूज कर देता है, किस में, एक्वस फॉर्म में। ये कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है एक्वस फॉर्म में, ये देखिए एज इट इज है, एज इट इज है। ठीक है ना, इसके कुछ आयंस अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं, कुछ रिलीज कर देते हैं, इसके आयंस अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं। चलिए, तो लिखोगे सेकंड, it releases या it loses its identity in aqueous form। इस साइड को ज्यादा पार्ट ले लिया क्या, इन aqueous form, यहां लिखोगे it maintains its identity या रिटेन लिख लीजिए, it retains its identity in aqueous form। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो सोल्ट है बेटा, सोल्ट के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? अगर आप इन सोल्ट की बात करो तो इसके अंदर ये कौन सा बॉन्ड होगा, के पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव में आयनिक बॉन्ड होगा। एमजी पॉजिटिव सीएल नेगेटिव में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। तो जो डबल सोल्ट होते हैं इनके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। इसके अंदर क्या होगा, देखो इन दोनों के बीच में तो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसके बारे में तो डिटेल पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर आयनिक बॉन्ड और
आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। तो लिखोगे इट कंटेन्स आयनिक बॉन्ड, इट कंटेन्स आयनिक बॉन्ड। ये पॉइंट क्लियर है ना बेटा? ये वाला आइडेंटिटी इस पूरे कंपाउंड की, ये पूरा कंपाउंड एक्वस फॉर्म में जाते ही अपनी आइडेंटिटी रिलीज कर देता है, आयंस अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये अपनी आइडेंटिटी को दोनों फॉर्म में मेंटेन रखता है, एक्वस फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी। इसके कुछ आयंस हो सकता है अपनी आइडेंटिटी रिलीज कर दें एक्वस में, कुछ ना करें, ठीक है। लेकिन कंपाउंड जो है ये अपनी आइडेंटिटी रिलीज करेगा और ये वाला कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इसमें लिखोगे इट में कंटेन्स ionic bond as well as coordinate bond, as well as coordinate bond, ठीक है। अब बेटा ये जो आपकी सॉरी अब ये जो कंपाउंड है इनके पास क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप की वैलेंसी होती है, ठीक है ना। अभी तक आपने पढ़ा इनके पास क्या होती है, सिर्फ एक ही टाइप की वैलेंसी होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे बेटा वर्नर थ्योरी जब पढ़ेंगे, तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं इसके पास दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, आप इसको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखने से पहले हम अब इसको थोड़ा सा चलिए तो फोर्थ लिखोगे, छह डिफरेंस लिख सकते हैं लेकिन चार काफी है हमें, ठीक है ना। 2 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन वैसे भी नहीं आएगा इसका। चलिए लिखिए इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ, it has only one type of valency, इसमें लिखो it has two types of, it has two types of valency, that is primary and secondary valency, primary valency and secondary valency। पांचवा इसका एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल है, अभी हमने लिखा था KCl MgCl2 डॉट 6H2O। इसका एक एग्जाम्पल लिख दिया हमने K4FeCN6, ठीक है। चलिए बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है एक्चुअली, उसका डिटेल एनालिसिस। अभी भी टेढ़ी है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। नोट कर चुके हो बेटा? चलिए इसको हटा देते हैं, हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
तो देखिए जैसे हमने एग्जांपल लिया था बेटा K4FeCN6, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ये एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है ना। ये जो होता है, ये सारी चीजें लिखवाऊंगा, ये होता है सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ये जो जिसके साथ जुड़ी हुई होती है, इनको बोलते हैं हम लिगेंड्स। क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? ये एक एडिशन कंपाउंड है, पहली बात तो इस एडिशन कंपाउंड में क्या होता है, ये जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स और इस सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो वो एडिशन कंपाउंड जिसमें, अब ये जो लिगेंड्स है बेटा, अब इस ये क्या हो सकते हैं आपके, सुन लीजिए, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, सब आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और ये आयंस भी हो सकते हैं। तो देखिए, जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ता है, तो उस कंपाउंड को आप क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका डिटेल करेंगे, बिल्कुल कोई मजा आएगा, बहुत बढ़िया चैप्टर है। लिखोगे, द एडिशन कंपाउंड the addition compound in which neutral molecules in which neutral molecules or ions are bonded by are bonded by are bonded by coordinate bond are bonded by coordinate bond with the central metal atom with the central metal atom is known as is known as is known as coordination compound is known as coordination compound, ठीक है। अब ये चार तरीके का हो सकता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा K4FeCN6, ये लिखा मैंने। अभी आपको क्या बताया था, ये वाला नोट मत करना, अभी सुन लो। अब ये वाला जो पार्ट होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट, इसको बोलते हैं बेटा हम कॉम्प्लेक्स पार्ट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स पार्ट। क्या बोल सकते हो? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोल सकते हो? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट होता है बाहर, इसको बोलते हैं हम काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन, या दूसरे तरीके से बोल सकते हो आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो वो चार तरीके का बन सकता है। पहला, हमेशा जो पहले लिखा होता है ना बेटा, वो होता है कटायन। पहले हम कटायन लिखते हैं यहाँ पर, और सेकंड हमारा होता है अनायन। ये हमारा केमिस्ट्री में नियम चलता है, पहले कटायन होता है, बाद में अनायन होता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, यही हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट, कोऑर्डिनेशन पार्ट, यही है हमारा मेन, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो सकता है कि पहले कटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है ना, और ये जो एनायनिक पार्ट है ये सिंपल हो। दूसरा ऐसा हो सकता है कटायनिक पार्ट सिंपल हो, जैसा इस एग्जाम्पल में है, ठीक है ना। कटायनिक पार्ट सिंपल हो और एनायनिक पार्ट क्या हो? कॉम्प्लेक्स हो। तीसरा क्या हो सकता है? दोनों ही पार्ट क्या हो जाए? कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। और चौथा आता है जिसमें ना कटायनिक पार्ट हो ना एनायनिक पार्ट हो, मतलब एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पार्ट हो, ठीक है। चलिए सभी एग्जांपल के साथ लिखेंगे, तो लिखोगे इट इज ऑफ फोर टाइप्स। इट इज ऑफ फोर टाइप्स। फर्स्ट, cationic part is complex. Cationic part is complex and anionic part is simple.
cationic part is complex and anionic part is simple. ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, CO, अभी बस आप एग्जाम्पल लिख लेना, ये है क्या, ये सारी चीज जाएंगी, EN क्या होता है, ये सब आएगा। ठीक है, तो cationic पार्ट कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक पार्ट सिंपल है। दूसरा, cationic part is simple cationic part is simple and anionic part is complex. इसका एग्जांपल, इस चैप्टर को बेटा लाइव करना, आप लोग बाद में करते हो, कोशिश करना इसको लाइव करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ लिखने का थोड़ा थोड़ा। K4FeCN6, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। ठीक है, अब तीसरा पार्ट, दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्स हो सकते हो। बोथ cationic and anionic part, both cationic and anionic part are complex. Example, AgNH3 twice, AgCN twice। ठीक है, फोर्थ, in neutral complex part, जैसे NiCO4। ठीक है, अब देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बना होगा, ठीक है ना, इसकी क्या कंडीशन है, कैसे आप पता करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे, कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। जैसे अगर मैंने अभी ये एग्जांपल लिया था, K4FeCN6, ये वाला पार्ट लिया था। ठीक है बेटा, तो ये क्या आपका एक तरीके से ये CN नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो गया, एक लोन पेयर। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम या मॉलिक्यूल के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है ना, एक ही एटम, ठीक है, या एक अकेला एटम है तो एक एटम के द्वारा, कोई मॉलिक्यूल ले रहे हो तो उसमें कोई एटम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन ये दोनों के दोनों जो होंगे, दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे या एक लोन पेयर जो होगा वो एक सिंगल एटम से डोनेट किया जाएगा। किसे डोनेट किया जाएगा, एक सिंगल एटम से। ठीक है, तो यानी कि ये जो पार्ट है जो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, ये पार्ट क्या कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। क्या बोलते हैं, लुईस बेस। और ये लोन पेयर एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ये सेंट्रल मेटल कर रहा है। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, लुईस एसिड। और लुईस एसिड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम में आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे क्लास 11th में। तो एक तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन है, ये कैसे रिएक्शन है, लुईस एसिड बेस रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, लुईस एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है ना, चलिए, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन बनाएगा बेटा, कौन से मेटल बनाएंगे, जो लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। किसकी तरह काम करेंगे, लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। ठीक है ना, तो लिखोगे नोट करके,
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये ऐसे लिखो और अच्छे से, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन acts as Lewis acid and neutral molecule or ion attached with central metal atom, attached with central metal atom or ion acts as Lewis base, hence complex formation is an Lewis acid base reaction. ठीक है बेटा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए एक लुईस एसिड होना चाहिए आपके पास, और दूसरा क्या होना चाहिए, लुईस बेस होना चाहिए। ठीक है ना। अब वो किस टाइप के होते हैं, कैसे क्या क्या होगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए। तो अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन आप देख चुके हो, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखते हो उसके अंदर जो जो चीजें लिखी हुई है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, चलिए, नोट कर चुके हो, चलिए लिखिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, जैसे मैंने लिखा बेटा K4FeCN6, ये है। अब देखो ये दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ये वाला पार्ट हो गया आपका, ओके, ये वाला पार्ट हो गया आपका। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम काउंटर आयन या आयनाइजेशन स्फीयर, सिंपली आयनाइजेशन स्फीयर। या इसको बोलते हैं सिंपली, आपको काउंटर आयन बोल लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होगा, फिर आप काउंटर आयन पूछोगे, नहीं तो ऑलमोस्ट तो चीजें सेम ही होती हैं। लिख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, आयनाइजेशन स्फीयर और काउंटर आयन।
अब ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, देखो एक टर्म आएगी बेटा, एक आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक आएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, थोड़ा सा डिफरेंस समझना, ठीक है ना। डेफिनेशन में कोई खास फर्क नहीं है। देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या होता है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट प्रेजेंट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी क्या होगी, एक परफेक्ट ज्योमेट्री होगी, इस वाले पार्ट की क्या होगी, परफेक्ट ज्योमेट्री होगी। वो जो परफेक्ट ज्योमेट्री होगी उस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी की डेफिनेशन हम अलग अलग लिखेंगे, लेकिन मीनिंग लगभग क्या है, सेम है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, वो स्पेस है, क्या है वो स्पेस है जहां पर क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम और न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन के बीच में क्या हो रहा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, मैं एक एक चीज लिखते हुए चलता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो, ठीक है ना। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है ना, ताकि आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर दोनों हम एक साथ लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इस चैप्टर में बेटा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पेपर में ना आती हो, सारी चीजें पेपर में पूछी गई है। ये जो डेफिनेशन बता रहा हूँ ना, ये भी एक बार बोर्ड में आई है आपकी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या हो गया, लिखोगे द स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट ऐसे लिखो, द पार्ट, द पार्ट इन विच, एक मिनट रुकना बेटा। हेलो, हाँ जी, देखिए द पार्ट इन विच लिगेंड्स, लिगेंड्स ना बोलकर, अभी लिगेंड्स मैंने डिफाइन बता तो दिया, लेकिन हम इसमें लिखेंगे द पार्ट इन विच न्यूट्रल मोलिक्यूल, द पार्ट इन विच न्यूट्रल मोलिक्यूल और आयन attached with attached with central metal, attached with attached with central metal atom or ion in specific geometry, या with a specific geometry, with a specific geometry, with a specific geometry is known as coordination entity. नेक्स्ट लिखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोई खास डिफरेंस है नहीं वैसे दोनों में, तो लिखोगे द स्पेस वेयर, द स्पेस वेयर coordinate bond, the space where coordinate bond is formed, the space where coordinate bond is formed between central metal atom
एंड न्यूट्रल मोलिक्यूल्स और आयंस। देखो आगे आप इसको न्यूट्रल मोलिक्यूल्स और आयंस लिख रहे हैं, इसकी जगह आप लिगेंड्स यूज कर सकते हो। मैं अभी लिगेंड क्यों यूज नहीं करा, क्योंकि मैंने अभी लिगेंड के बारे में आपको ज्यादा कुछ बताया नहीं है, ठीक है ना। अगर आप पेपर में जाओ तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस की जगह आप सिंपल टर्म लिगेंड्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। द स्पेस वेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है बेटा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है, नोट कर चुके हो। जल्दी नोट कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन स्फीयर की। तो आयनाइजेशन स्फीयर कौन सा पार्ट होगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अलावा जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका आयनाइजेशन स्फीयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयनाइजेशन स्फीयर कहलाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं एक तरीके से, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जो बाहर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका आयनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, आयनाइजेशन स्फीयर। लिखोगे द पार्ट अदर देन द पार्ट अदर देन द coordination sphere, the part other than the coordination sphere in a coordination compound in a coordination compound is known as ionization sphere। ठीक है, मैंने कहा जल्दी जल्दी नोट्स बना लीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, कलर कौन सा ले, ब्लैक ले लेते। ये वाला जो है, ये क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये न्यूट्रल भी हो सकता है, इस पर चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन किसे बोलते हैं, देखिए
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है कि लुईस एसिड बेस रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये जो सब्सटेंस होंगे, ये जो चीजें हैं, ये जो मोलिक्यूल्स या यहाँ पर जो भी मोलिक्यूल्स, एटम या आयंस कुछ भी है, वो क्या करता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। क्या करता है, लोन पेयर डोनेट, क्योंकि लुईस बेस है, अभी हमने पढ़ा ये लुईस एसिड बेस रिएक्शन है। और ये क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो एटम, जो मेटल एटम इन लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। और आयन भी हो सकता है, ये आपका आयन भी हो सकता है, ठीक है ना। आयन होगा तो इस पर चार्ज होगा, तो इस पर जितना चार्ज होगा वो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होगा वो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसको भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो लिखिए नेक्स्ट, सेंट्रल मेटल एटम चलिए देखिए, लिखोगे द मेटल एटम और आयन, द मेटल एटम और आयन which accept lone pair of electrons, which accept lone pair of electrons from neutral molecules or ions in a coordination compound is known as central metal atom और आयन, ठीक है। अब यहीं पर एक ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं इसकी, ये ऑक्सीडेशन नंबर देखिए। तो जब आप ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारी चीजें निकालनी सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो इस पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जो सेंट्रल मेटल एटम पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसी को, वो क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे द चार्ज प्रेजेंट on central metal atom in a coordination compound in a coordination compound is known as oxidation number। ठीक है, इसको ऐसे, और इस डेफिनेशन को एक्सटेंड करना तो ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हो, द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम आयन और आयन सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर द रिमूवल ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है ना। वो सब सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, सिंपली
जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पर जितना चार्ज प्रेजेंट होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने लिया है उस पर जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वही क्या कहलाएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लिगेंड्स की। देखिए मैं सोच रहा हूँ लिगेंड्स अगली क्लास में करा दूँ आपको। ये जो चीज़ प्रेजेंट है, ये वाली चीज़, ये तो होते हैं बेटा लिगेंड्स। इस केस में ये जो 6 है, इस केस में जो 6 है ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है ये पर, लेकिन ये कोई हमेशा कोई जरूरी नहीं कि जो नंबर यहाँ पर लिखा होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो लिखा होगा ये कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इसको समझने से पहले हम डेंटिसिटी पढ़ते हैं। ठीक है ना, डेंटिसिटी क्या होती है, फिर उसके बाद हम देखेंगे डेंटिसिटी से कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लिगेंड्स को देखेंगे। चलिए हेडिंग डालिए डेंटिसिटी। देखो डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये इस केस में क्या है आपका, ये आयन है। यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, चाहे यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो चाहे आयंस हो, उसके पास क्या होगा बेटा, लोन पेयर होगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा एक लोन पेयर होगा। जो भी एटम होगा, आयन होगा, उसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो जितने लोन पेयर वो सेंट्रल एटम को देता है, डोनेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर जो भी आपका आयन प्रेजेंट हो चाहे न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जितने लोन पेयर वो डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम क्या बोलते हैं आपका, हाँ जी, जो यहाँ पर डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं गाइज, बताइए। इसी को बोलते हैं हम डेंटिसिटी। क्या बोलते हैं गाइस, डेंटिसिटी। ठीक है ना, कई बार गजनी हो जाते थे, है ना। चलिए, तो जितने ये लोन पेयर डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगी, डेंटिसिटी हो जाएगी। और एक तरीके से इस पर चार्ज कितना आएगा, जितने वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा एक तरीके से। ठीक है ना, चलिए वो तो बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको निकालनी आती है। सॉरी सॉरी, डेंटिसिटी नहीं बेटा, उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर। सॉरी सॉरी सॉरी, जितने ये लोन पेयर डोनेट करेगा, जितने ये लोन पेयर डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगी, इसकी डेंटिसिटी। ठीक है ना, और जितने ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम की। कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी प्रॉपर्टी है, सेंट्रल मेटल एटम की। और डेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन होगा। तो ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन जितने लोन पेयर डोनेट करेगा वो होगी डेंसिटी, और ये जो मेटल एटम है ये जितने लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी प्रॉपर्टी होती है, आपकी सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी होगी। और डेंसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन की प्रॉपर्टी होती है। सिंपली आगे इसी को बोलेंगे हम लिगेंड। ठीक है ना, चलिए, तो लिगेंड, लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है आपकी डेंसिटी। तो लिखोगे द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ lone pair, the number of lone pair donated by, donated by, या शेयर्ड लिख लीजिए सिंपली, ये ज्यादा बढ़िया वर्ड है, शेयर्ड। द नंबर ऑफ लोन पेयर शेयर्ड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ लोन पेयर शेयर्ड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन विद, विद सेंट्रल मेटल एटम in a coordination compound सिंपल लिखिए, यहीं पर छोड़ दीजिए, इज नोन एज
डेंटिसिटी ऑफ इज नोन एज डेंटिसिटी ऑफ that neutral molecule or ion. Denticity of that is known as denticity of that neutral molecule और आयन। जैसे एग्जांपल इसको समझते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास NH3 है बेटा, NH3 के पास कितने लोन पेयर हैं? एक लोन पेयर है। तो इसकी जो डेंटिसिटी होगी, कितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है? एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी? 1। इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई? 1। ठीक है ना। जैसे Cl नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है? यहाँ पर एक डोनेट कर सकता है। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? 1। H2O में बेटा लोन पेयर तो 2 हैं, लेकिन अभी मैंने आपको लिगेंड नहीं पढ़ाया है, ठीक है ना। तो 2 होते हैं, 3 हो, कितने हो, कब वो एक डोनेट करेगा, 2 डोनेट करेगा, वो कैसे पहचानेंगे, वो आगे बात करेंगे जब लिगेंड का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो H2O में याद रखोगे लोन पेयर 2 हैं, लेकिन ये क्या करता है, हमेशा एक ही लोन पेयर डोनेट करता है। तो इसीलिए इसकी डेंसिटी कितनी है? 1 है। इसकी डेंसिटी क्या है? 1 है। एक होता है आपका इन, CH2 NH2 CH2 NH2। अभी बता देता हूं, देखिए इसके पास एक लोन पेयर यहां पर है, एक लोन पेयर यहां पर है। इसके पास 2 लोन पेयर है, लेकिन ये जो लोन पेयर है एक बार इस नाइट्रोजन पर है, एक बार इस नाइट्रोजन पर है, ठीक है ना। तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या, दोनों के दोनों लोन पेयर एक ही एटम पर है। तो एक एटम है तो वो क्या करेगा, एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा। एक एटम है तो क्या करेगा, वो एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है, भले उसके पास 2 हो, 3 हो, 4 हो। एक है मतलब सॉरी, अगर एक एटम है तो वो एक ही डोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 एटम है तो दोनों डोनेट करेंगे, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है इन, EN, इसी को लिखते हैं हम शॉर्ट में EN, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए अब कोऑर्डिनेशन नंबर लिखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर तो लिखोगे द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स accepted by central metal atom or ion in a coordination compound, in a coordination compound, in a coordination compound is known as coordination number, is known as coordination number। तो कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो मैं इसका फॉर्मूला ही बता देता हूँ आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा नंबर ऑफ लिगेंड्स। अच्छा, लिगेंड्स क्या होते हैं, देखिए अभी फिलहाल आप समझ लीजिए। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल एटम को छोड़ दीजिए, जितनी भी चीजें इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होंगी वो होंगे लिगेंड्स। क्या होंगे? लिगेंड्स। और प्रॉपर डेफिनेशन देनी है, ये तो बता दिया मैंने, देखते ही आपको पता चल जाएगा लिगेंड कौन कौन से। लिगेंड्स करते क्या है,
ये लोन पेयर डोनर होते हैं। क्या होते हैं? लोन पेयर डोनर होते हैं। तो जो लोन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये कितने टाइप के होते हैं इसको भी हम पढ़ेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ उसको एक अगली क्लास में अलग से पढ़ा देंगे। ठीक है ना। पहले बाकी जो पार्ट है इसका वो कर लेते हैं। तो देखोगे तो नंबर ऑफ लिगेंड समझ गए ना आप। सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसके अलावा जो भी पार्ट होगा वो होंगे लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। इनटू डेंसिटी अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो 1 मिलीमीटर का भी डाउट नहीं रहने देंगे। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल यही ले लेते हैं हम जो हमने अभी लिया था, K4FeCN6। ठीक है, इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। CO इन थ्राइस ये हो गया Cl3। एक एग्जांपल हमने ये ले लिया। ठीक है, वैसे आप इन दो से ही समझ जाओगे। तीसरा CO इन इन टू Cl2Cl। ठीक है, देखिए इन तीनों में हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो पहले देखिए लिगेंड्स कितने हैं बेटा इसमें, ये नंबर देख लीजिए। ये जो ये नंबर है एक तरीके से नंबर ऑफ लिगेंड्स बताता है। क्या बताता है? ये नंबर ऑफ लिगेंड्स बताता है। तो उसको हम ज्यादा, अगर और ज्यादा सही लिखें, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर ना बोलकर इसको हम और ज्यादा करेक्ट लिखते हैं, ये नंबर ऑफ लिगेंड्स लिख लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या लिख लेते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड्स लिख लेते हैं। ज्यादा सही रिप्रेजेंटेशन तो यही है। इसका वो भी चेंज कर देते हैं। कलर कौन सा ले? ब्लैक हो गया। ये भी हो गया। चलिए ग्रीन तो नीचे लिखा हुआ, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो हाँ ये लिखा हुआ लिगेंड्स तो लिखा ही हुआ है। ठीक है ना। ये जो 6 है ये हो गया नंबर ऑफ लिगेंड्स, ये ज़्यादा बढ़िया। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले लिगेंड्स का। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है ना, जो नंबर लिखा होगा वो लिगेंड्स को बताएगा। तो देखिए ये नंबर कितना है? 6, तो इसमें लिगेंड हो गए 6। नंबर कितना है बेटा? ये 3, तो लिगेंड हो गए 3। इसमें नंबर कितना है? 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, टोटल कितना हो गया? 4। 2 + 2 4। अब डेंसिटी देखिए, सीएन के अंदर क्या होता है बेटा? या तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या नाइट्रोजन डोनेट करता है। ठीक है ना, तो इसकी डेंसिटी 1 होती है। अभी मैंने लिखवाया नहीं ना आपको, कोई बात नहीं, आगे लिखेंगे। अगली क्लास में टेबल भी बनाएंगे, बेफिक्र रहिए। लिगेंड्स को प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। ठीक है ना, अगली क्लास में टोटली लिगेंड्स पर बेस होगी। पूरी की पूरी क्लास लिगेंड के बारे में होगी। ठीक है, एक सवा घंटा लिगेंड्स को ही पढ़ना, मैं बेफिक्र रही। तो इसकी डेंसिटी 1 होती है, मतलब इसके अंदर एक ही एटम होता है। डेंसिटी मैंने बताया था क्या होते हैं? जो लोन पेयर जितने लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर या तो कार्बन डोनेट करेगा या नाइट्रोजन डोनेट करेगा, इन दोनों में से एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक है ना, तो अगर एक ही एटम डोनर होगा तो उसके पास कितने लोन पेयर हो, वो क्या करेगा? सिर्फ एक ही डोनेट करेगा। तो इसकी डेंसिटी होती है 1। ये सारे लिखवाई जाएंगे, आपको बेफिक्र रहिए। इन अभी मैंने बताया बेटा, इन के अंदर कितने एटम डोनर है? एक ये डोनर है, एक ये डोनर है, तो इसकी डेंसिटी कितनी है? 2 है। इसकी डेंसिटी कितनी है? 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो इसको और अच्छे से लिखते हैं। इन जो है ये कितने हैं? 2 हैं। इन कितने हैं? 2 हैं। ठीक है ना, और इन की डेंसिटी कितनी आई थी? अभी 2 आई थी। प्लस क्लोरीन कितने हैं बेटा? ये वाले क्लोरीन, अंदर वाला गिनना, बाहर वाला नहीं गिनना, हमें अंदर वाले पार्ट से मतलब है। कितना है? 2 है। ठीक है, तो इसमें कितने, इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा? सीएल में एक ही एटम है, यही डोनर होगा, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 1। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया? 6 आया। इसका भी कितना आया? 6 आया। इसका भी 6 आया। कोई जरूरी नहीं कि हर बार 6 आए, 4 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, क्लियर होगा। अब जल्दी से एक बार होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। मजा आया वो? मेरे ख्याल से आपको एक एक चीज, एक एक टर्म क्लियर होगी। एक बार लिगेंड्स और होते ही फिर तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, हालांकि डेफिनेशन तो समझ में आ गई, थोड़ा बहुत और डिटेल उसके बारे में पढ़ लेंगे और अच्छा लगेगा। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए जैसे इस पार्ट को देख रहे हो आप, इसके अंदर सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हैं। अगर
ये क्या था आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सारे लिगेंड एक जैसे हैं तो उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड से जैसे यहाँ पर है एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो लिखोगे if in a coordination if in a coordination entity only one type of only one type of only one type of ligands are present only one type of ligands are present then it is known as then it is known as homoleptic complex then it is known as homoleptic complex जैसे एग्जांपल FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक है, तो इसके अंदर एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है। कितने पे एग्जांपल लिख सकते हो? दूसरा लिखोगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। if in a ligand if in a ligand sorry if in a coordination entity if in a coordination entity if in a coordination entity more than one type of more than one type of more than if in a coordination entity more than one type of ligands are present more than one type of ligands are present then it is known as heteroleptic complex। जैसे एग्जांपल CO in twice Cl2 + 1। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है बेटा? देखिए, तो ये जो लिगेंड्स होते हैं ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन के अराउंड में क्या होंगे? एक रेगुलर ज्योमेट्री में अरेंज होंगे। अब रेगुलर ज्योमेट्री में क्यों अरेंज होते हैं? आपको बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर पता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता है? डायरेक्शनल होता है। ठीक है ना, तो डायरेक्शनल मतलब एक प्रॉपर ज्योमेट्री की फॉर्मेशन करेगा ये। ठीक है ना, एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री बनाएगा। तो जब ये न्यूट्रल एटम और आयन सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड एक प्रॉपर ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इसको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में स्पेशल अरेंजमेंट या 3D अरेंजमेंट होती है बेसिकली। तो लिगेंड्स की सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो 3D अरेंजमेंट होती है जो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री के बारे में बताती है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, ये नोट कर चुके हो? जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, तो लिखोगे हेडिंग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये ज्योमेट्री है।
लिखोगे द स्पेशियल arrangement of the spatial arrangement of neutral molecules, the spatial arrangement of neutral molecules or ions around the central metal atom or ion in a coordination compound is known as coordination polyhedron. Is known as coordination polyhedron. ठीक है, जैसे स्पेसिफाई कर देता हूँ, जैसे ये मेटल है बेटा, ठीक है ना, ये लिगेंड्स है, ठीक है ना। जैसे अगर आप बोलो, अगर मैं इसको ऐसे और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहूँ, और ऐसे ना करके ठीक है, ये लिगेंड्स है। अब इसके बारे में तो आप समझते होगे बेटा, ये जो डार्क वाला पार्ट है, ये जो डार्क वाला पार्ट है आपका, ये क्या है, आपकी तरफ है, ठीक है ना, ये क्या है, आपकी तरफ है, और ये डॉटेड वाला पार्ट जो है ये बोर्ड के प्लेन के पीछे है, ठीक है ना। ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है, ठीक है ना। ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, क्या है, एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयंस क्या थे, आपके लिगेंड्स ही थे। तो जब लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम के साथ 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं एक प्रॉपर ज्योमेट्री में, वही ज्योमेट्री क्या कहलाते हैं, आपके कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है ना। इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल भी होता है। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का सिंपल मीनिंग है बेटा ज्योमेट्री। तो आई थिंक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो बेसिक्स हैं, ठीक है ना, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें यूज करनी है वो आप लोगों को क्लियर होगी। अगली क्लास में हम लिगेंड पढ़ेंगे, टोटली पूरी क्लास लिगेंड पर रहेगी। फिर उससे अगली क्लास में हम वर्नर थ्योरी देखेंगे, ठीक है, या वर्नर थ्योरी ना देखकर उससे नेक्स्ट क्लास में हम IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे, उसके बाद फिर हम वर्नर थ्योरी पर आएंगे, ठीक है गाइज। तो कैसे रही क्लास बच्चों, आई थिंक मजा आया होगा कुछ, ठीक है ना। अब आने वाली क्लासेस सारी इंटरेस्टिंग होंगी क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई आपकी, ठीक है ना। अब आप आगे अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। तो बेटा वीडियो पसंद आए तो बार बार ना कहना पड़े, जो भी आपको अच्छा लगे लाइक शेयर जो भी वो करना, सारी चीज़ें करें, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही बेटा, दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उससे पहले मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ, ठीक है, हालांकि वो तो आपने पॉज करके नोट भी कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।